सालों की मेहनत के बाद उसे अचानक समझ आता है कि उसके एक्सपेरिमेंट में आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही थी। वो फौरन अपने पार्टनर एड को बुलाकर बताता है कि प्रॉब्लम दिमाग में नहीं बल्कि बॉडी में है। जब दिमाग को किसी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो असली शरीर और ऑर्गन से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट की बॉडी टाइटेनियम की बनी थी, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर रहा था। इसी वजह से ट्रांसप्लांट के बाद दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता था और वो बेकाबू हो जाता था। लेकिन इस बार वो एक असली क्लोन बॉडी यूज कर रहे थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी और इसीलिए नियो ने फौरन अपनी इस सुपर टेक्नोलॉजी से ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ, उसकी क्लोन की हुई पत्नी में कोई भी एबनॉर्मल रिएक्शन नहीं था। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो मरने से पहले थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने सच में अपनी पत्नी को दोबारा जिंदा कर दिया हो। तभी एड का फोन आता है कि उन्हें फौरन कंपनी पहुंचना होगा, क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हुआ तो उनका पूरा प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और उनका सारा राज खुल जाएगा। कंपनी की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट उन्हें जेल पहुंचा सकता था। नियो अब समझ चुका था कि एक मशीन वाली बॉडी के साथ ये एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं हो सकता। और तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही डेयरिंग और खतरनाक आइडिया आता है। वो एक स्टील की सुई लेकर उसे होश में रहते हुए अपनी ही आंख के किनारे से सीधे दिमाग में डाल देता है। ऐसा करके वो अपने कॉन्शियसनेस यानी अपनी पूरी चेतना को डिजिटाइज करके कंप्यूटर में कॉपी कर लेता है। उसका प्लान था कि वो अपनी चेतना को रोबोट में डालेगा, जिसे पहले से पता होगा कि बॉडी नकली है। इस तरह दिमाग और बॉडी के बीच कोई रिजेक्शन नहीं होगा और एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा। लेकिन घर वापस आने पर उसकी बेटी पूछती है कि अलमारी पर ये जॉय किसका नाम लिखा है। उसकी पत्नी भी नोटिस करती है कि घर से कुछ तस्वीरें गायब है और उन्हें कुछ भूला भूला सा लग रहा है। उनकी डिलीट की हुई यादें अब धीरे धीरे वापस आ रही थी, खासकर कार एक्सीडेंट की यादें। नियो चुपके से उनकी यादें फिर से बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे पकड़ लेती है। मजबूर होकर नियो को उन्हें सारा सच बताना पड़ता है कि वो सब क्लोन है और एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये शॉकिंग सच जानने के बाद पत्नी इसे एक्सेप्ट कर लेती है और बच्चों से ये बात छुपाने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक कंपनी का मालिक उनके दरवाजे पर आ जाता है और अपना असली रंग दिखाता है। यहाँ पता चलता है कि उसे नियो और एड के सीक्रेट क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से पता था। उसने उन्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो जानता था कि मजबूरी में इंसान कोई भी कमाल कर सकता है। नियो ने उसे निराश नहीं किया और अब वो उसकी मेहनत का फल खाने आ गया था। वो कहता है कि तीनों क्लोन कंपनी की प्रॉपर्टी है और वो उन्हें वापस लेने आया है। साथ ही वो नियो को धमकाता है कि उसे मेमोरी ट्रांसप्लांट का कोर अल्गोरिथम भी चाहिए। नियो को अल्गोरिथम की परवाह नहीं थी, लेकिन वो अपने परिवार को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो हार मानने का नाटक करता है और मौका मिलते ही मालिक को बेहोश कर देता है। वो फौरन अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने का फैसला करता है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम थी। कंपनी के भेजे हुए हत्यारे हर बार उन्हें ढूंढ लेते थे, जिससे नियो को एक बात समझ आ गई। कंपनी ने क्लोन बॉडी के अंदर जरूर कोई छोटा सा ट्रैकर लगा दिया था जो उनकी लोकेशन बता रहा था। ये सुनते ही उसकी पत्नी, जो एक डॉक्टर थी, उसे एक कमाल की तरकीब बताती है कि डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करके इन ट्रैकर्स को आसानी से शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है। जल्द ही तीनों ट्रैकर्स बंद हो जाते हैं और अब हत्यारे उनका पीछा नहीं कर सकते थे। इसके बाद नियो अपने बैकअप प्लान के तहत समंदर किनारे खड़ी एक बोट की तरफ बढ़ता है, मगर शॉकिंग बात ये थी कि उसे बोट की चाबियां नहीं मिल रही थी और किसी ने उन्हें फिर पकड़वा दिया था। कुछ ही देर में हत्यारे उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस बार नियो को उसके अपने दोस्त ने धोखा दिया था। मालिक ने उसके दोस्त एड को डरा धमका कर नियो का सारा प्लान उगलवा लिया था। एड के धोखा देने के बाद भी नियो डरा नहीं, क्योंकि उसने कोर अल्गोरिथम पहले ही डिलीट कर दिया था। वो अल्गोरिथम अब सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में था, जिसके दम पर वो मालिक से डील करना चाहता था। लेकिन मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एड को वही गोली मारकर नियो को एक वार्निंग देता है। वो नियो को धमकी देता है कि अगला नंबर उसके परिवार का होगा, जिसके बाद नियो को झुकना पड़ता है। लेकिन अल्गोरिथम लिखने के बाद भी मालिक उसके परिवार को छोड़ने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये क्लोन उसकी प्रॉपर्टी है और वो कोई रहम नहीं करने वाला। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर एक रोबोट अंदर आता है, जिसे नियो ने चुपके से एक्टिवेट कर दिया था। वही रोबोट था जिसके अंदर नियो ने अपनी ही चेतना यानी कॉन्शियसनेस को अपलोड किया था। टाइटेनियम से बना वो रोबोट अकेले ही वहाँ मौजूद सारे लोगों को खत्म कर देता है। इसके बाद दोनों नियो एक दूसरे को देखते हैं। ये फीलिंग वाकई में काफी अजीब थी। अब असली नियो के दिमाग में एक नया और इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान चल रहा था। 17 दिन बाद वो अपनी सबसे छोटी बेटी को भी क्लोनिंग के जरिए वापस जिंदा कर लेता है। उसने अपनी बेटी का मेमोरी डेटा हमेशा संभाल कर रखा था। और अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। नियो उसी टेक्नोलॉजी से अपने बॉस को भी जिंदा करता है, लेकिन उसकी यादें पूरी तरह बदल देता है। अब वो बॉस उसका वफादार गुलाम बन चुका था और नियो की कंपनी अमीर लोगों को पैसे के बदले अमरता बेच रही थी।